चैप्टर 2 देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। एक चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, या हम बात करें एनर्जी क्या स्टोर होती है चार्ज कैपेसिटर में। तो अगर हमें एनर्जी देखनी है तो वर्क के बारे में बात करना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी भी चार्ज की बात करें कैपेसिटर में, तो जो काम किया गया वो स्टोर होगा किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, चार्ज के। और ये पोटेंशियल एनर्जी को ही हम कहेंगे कि ये एनर्जी है इस कैपेसिटर में। तो मान लीजिए कि जो चार्ज है, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, उसमें चार्ज Q है। इस सिचुएशन में हर एक प्लेट जो कैपेसिटर की है वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये जैसे प्लेट 1 है, ये 2 है, ये पहली इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये दूसरी इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक प्लेट कैपेसिटर की प्रोड्यूस करेगी, वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं सिग्मा है क्या? सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। तो एरिया जो प्लेट का है। अब हम क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल है इस प्लेट पे हम जीरो लेंगे। अब क्या करेंगे कि एक, जैसे हमने कहा कि आर्बिट्रेरीली हम ले लेते हैं कि पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। पोटेंशियल हम इस प्लेट पे जीरो ले रहे हैं, राइट। जो दूसरी प्लेट होगी, मान लीजिए वो डिस्टेंस डी पे है, यहां से यहां तक डिस्टेंस डी पे है, उस पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो क्या होगा कि हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, देखिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट प्लेट में जीरो है, और जो पोटेंशियल है दूसरे प्लेट में वो क्या होगा? पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल हो गया, और वो चार्ज Q, क्योंकि चार्ज Q है उस पर, तो ये सिग्मा डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जो आप यहां से यहां तक आ गया, पोटेंशियल हो गया ये पूरा, और Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एनर्जी क्या स्टोर हुई? एनर्जी क्या होती है? आपके पास ये संख्या आ गई, इसमें ये जो संख्या आपकी आ गई, ये आपकी हो जाएगी सिग्मा डी, ये सिग्मा डी क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इसमें ये कर सकते हैं आप कि सिग्मा की जगह क्यू बाय ए रख दीजिए, क्यू बाय ए आ गया। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे, और चाहे तो क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है कैपेसिटर का? C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, तो ये एप्सिलॉन ए बाई डी की जगह आप C रख सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर बाय 2C आ गया। अब C क्योंकि क्यू बाय वी होता है कैपेसिटेंस, आप ये भी कर सकते हैं कि इसको क्यू बाय वी यहां पर रख दे, या क्यू की जगह आप सी वी रख दे, तो 3-4 फॉर्मूला बन जाएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके लिए हमने निकाला है, लेकिन ये किसी भी टाइप के कैपेसिटर के लिए सही होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। अगर आपको ये बताना है कि एनर्जी जो स्टोर है कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में, तब कैसे करेंगे? तो जो एनर्जी स्टोर है वो अभी हमने देखा हाफ CV स्क्वायर, जो तीसरा उसका एक्सप्रेशन था। तो ये एनर्जी स्टोर होगी कहां पे? जो रीजन है दोनों प्लेट के बीच में, और वॉल्यूम क्या होगा उसका? A इंटू डी, एरिया और डिस्टेंस, ये आपका वॉल्यूम उस एरिया का होगा, यहां से यहां तक के बीच में जो ये है, ये एरिया हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो इस जगह का जो इसके बीच में एरिया बनता है उसका एरिया हो गया, मतलब उसका A इंटू डी मतलब वॉल्यूम हो गया, जहां पे A एरिया है, D सेपरेशन है इसमें। तो अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखे, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस प्लेट में, तो हम उसको मान लीजिए जो एनर्जी डेंसिटी है उसको रो ई नाम से कहते हैं। ये क्या है? एनर्जी यूई, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये ई हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा बाय वॉल्यूम, तो हाफ CV स्क्वायर ये यूई हो गई, वॉल्यूम हम कह रहे हैं इंटू डी है, डिवाइड कर दीजिए इसको। सी की जगह आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं, और फिर इसको देखें कि एप्सिलॉन नॉट 2 को एक साथ ले लें। अब इस जगह पे ए कैंसिल कर दें, ये वी बाई डी अलग अलग कर लें, ये वी बाई डी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होती है ना। तो इसकी जगह आप इसकी जगह ई यानी कि ई स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वी बाई डी ई है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में। तो एनर्जी स्टोर होगा या स्टोर होगी कैपेसिटर में, उसको हम ये समझ सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में जो होगी।
एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का, उसकी वैल्यू 50 वोल्ट है, चार्ज इसको चार्ज किया गया 50 वोल्ट। अब इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया पैरेलल में किसके साथ? 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ। आपको टोटल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की। और जो सेकंड कैपेसिटर है, ये भी पूछा गया है, अगर ये चार्ज नहीं किया गया कनेक्शन से पहले 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से, तो जो एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर 4, इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू है कैपेसिटेंस की, और हमारे पास वोल्ट भी है। तो एनर्जी हम इसकी शुरुआत में निकाल सकते हैं 4 और 50 लगा के। तो जो वर्क डन है, एनर्जी है हाफ C1V², ये 4 ले लेंगे और ये 50 ले लेंगे, तो यानी कि 5000 माइक्रोजूल आ गई। अब दोनों कैपेसिटर को आपने पैरेलल में लगा दिया, यानी कि एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, इस तरीके से आपने इसको पैरेलल में लगा दिया। अब Q1 और Q2, क्योंकि जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो एक Q चार्ज जैसे है, एक Q1 इधर चला जाएगा, एक Q2 इसके पास चला जाएगा, तो Q1 Q2 आप इलेक्ट्रिक चार्ज मान लीजिए इस C1 में और इस C2 में। अब मान लीजिए V' इन दोनों, क्योंकि जब पैरेलल में लगाते हैं तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो V' मान लीजिए इसका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V' क्या होगा? Q1/C1 और Q2/C2, V Q/C होता है, तो दोनों ही V' होंगे। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ बराबर कर दीजिए, दोनों में 1 1 जोड़ दीजिए। 1 1 जोड़ेंगे तो Q1 + Q2/Q2 और C1 + C2/C2। अब हम कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से जो यहाँ पर कैपिटल Q जा रहा है वो Q1 + Q2 होगा, तो कैपिटल Q क्या होगा? Q1 + Q2। अब Q उसका इनिशियल चार्ज है, यानी कि इनिशियल चार्ज क्या है? तो शुरुआत का C1 × V, मतलब 4 इसकी कैपेसिटेंस है, 50 इसका वोल्ट है, तो Q इनिशियली कितना आ गया? 200 माइक्रोकूलम। अब ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन में आई है वो हम पहले में डाल देंगे, यहां पर डाल देंगे जो चीज आई है, क्योंकि हमारे पास क्या क्या जो चीजें हैं हम यहां रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 4 है, 2 है बाय 2, यहां पर हमने 200 लिख दिया या Q2 लिख दिया, तो Q2 यहां से आ जाएगा। तो Q1, ये Q2 आ गया, कैपिटल Q भी हमने 200 निकाला था। इससे हम इस इक्वेशन से हम Q1 निकाल लेंगे। 200 में से 200/3 ये जो आया Q2, इसको माइनस कर दीजिए, 400/3 आ गया। अगर एनर्जी कंप्यूट करनी है तो जो जो चीजें हैं उस हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे Q²/2C, तो Q जो इसके पास है बाय 2 × C, इसका 4 आएगा, और दूसरे का Q जो 200/3 यहां लेके आए थे, और यहां पर हम इसका 2 लेंगे जो ट्वाइस आ रहा है, और यहां पर इसका C2 ले लेंगे। तो जो टोटल एनर्जी बनी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बनी? 2 2 2 2 और 1 1 1 1, यानी कि 3333 माइक्रोजूल बन गई। शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में क्या निकाला था? 5000 माइक्रोजूल। तो उसके बाद क्या हुई? 3 3 3 3, दोनों को माइनस कर दीजिए, 1667 आएगा। ये एनर्जी डिक्रीज हुई है, और ये किस हिसाब से डिसिपेट हो गई? हीट के, गर्मी के हिसाब से ये डिसिपेट हो गई। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और उनका पोलराइजेशन। तो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। फैराडे साहब ने ये देखा कि जब डाइलेक्ट्रिक आप इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? कुछ इफेक्ट हमको जानने होंगे डाइलेक्ट्रिक में होते क्या है, कि डाइलेक्ट्रिक को रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें क्या इफेक्ट होने वाला है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स 2 टाइप के होते हैं, एक आपका पोलार होता है, एक आपका नॉन पोलार होता है। एक डाइलेक्ट्रिक को हम पोलार डाइलेक्ट्रिक तब कहेंगे यदि इसके मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, जैसे HCl, H+C- H2O, तो इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट मौजूद है। यदि जो मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के, उनमें अगर परमानेंट डायपोल नहीं है, तो उन डाइलेक्ट्रिक को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जैसे H2 है, O2 है, CO2 है। यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें जो सेंटर है, या ये कहे कि सेंटर पॉजिटिव चार्ज का और जो सेंटर है नेगेटिव चार्ज का, वो एक ही जगह पे कोइंसाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई परमानेंट डायपोल नहीं है, जिस भी हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। तो जैसे ही इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, मान लीजिए E0 की बात हो रही है, ये आपका E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें लाएंगे तो उनके सेंटर जो होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से इधर उधर चले जाएंगे, नेगेटिव के अलग, पॉजिटिव के अलग। अब क्योंकि ये इनिशियली तो प्लस और माइनस दोनों एक ही साथ थे, माइनस इस तरफ जा रहा है, प्लस इस तरफ जा रहा है, तो आप देखें
अगर मैं इसको कहूं कि डायपोल मोमेंट, इसका एक डायपोल बन रहा है माइनस यहाँ प्लस क्यू, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के संदर्भ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आने के कारण, तो यहाँ पर ये थोड़ी दूरी पे चलेगा, डी डिस्टेंस आ गया है ना, क्यू जो है ये जो चार्ज है वो है। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो बना किस कारण से, पहले तो नहीं बना था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तब ये दोनों एक साथ थे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। या ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोड्यूस होते ही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, वो, या ये कहें एक डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ये स्ट्रांग नहीं है, तो देखा जाता है कि जो डायपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल का वो इस E0 के प्रोपोर्शनल होगा। आप इस डायपोल मोमेंट को कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है किसके, E0 के। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो अल्फा लेके आएंगे, अल्फा को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी इस मॉलिक्यूल की, राइट। तो अगर इसकी यूनिट देखें, इस अल्फा की यूनिट क्या बनेगी, जो हमने कांस्टेंट डाला है जिसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, वो C²m/n। यही कोई पोलर मॉलिक्यूल है। एक पोलर मॉलिक्यूल में अपने आप एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा P, मतलब अंतर्निहित इसमें एक पोलैरिटी होगी। लेकिन जो डायपोल मोमेंट है, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडमली ओरिएंटेड है, तो करेंगे क्या आपस में, जो रिजल्टेड डायपोल मोमेंट होगा वो उसका जीरो हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक टॉर्क बनेगा, हर एक मॉलिक्यूल जो भी डायपोल बन रहे हैं या है उसमें बन जाएगा, क्योंकि एक तो इसमें ऑलरेडी डायपोल है, एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, तो उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब वो घूमेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाए, यानी कि इस तरीके से है आपका डायपोल कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ये घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, तो एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पैदा होगा। तो इस तरीके से जो डाइलेक्ट्रिक जिसमें मॉलिक्यूल बने हैं उसको हम कहते हैं कि वो पोलराइज हो जाएंगे। और क्योंकि थर्मल ऑसिलेशंस हो रहे होंगे डायपोल मोमेंट के, वो भी इस तरीके से डेविएट होंगे कि हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो रहा है। तो यदि एक टेम्परेचर T की बात करें, तो डायपोल अरेंज होंगे इस तरीके से कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करेंगे। तो एवरेज थर्मल एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है 3/2 kB, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इनटू T। ये किसको बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा डायपोल को, जो पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल की। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -P × E0 किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि थर्मल एनर्जी इस समय पे 0 होगी, तो डायपोल ये पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब हवा या वैक्यूम चार्ज प्लेट के बीच में है कैपेसिटर के, तो हम क्या कहेंगे कि भाई E0 σF/ε0, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0 इनके बीच में σF/ε0। जो सिग्मा F है वो क्या है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट की और इस प्लेट की। तो जो चार्ज होगा इस प्लेट पे, इसको हम कहेंगे फ्री चार्ज। क्यों, क्योंकि हम आराम से बैटरी से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो एरिया मान लीजिए इन प्लेट्स का A है। अब अगर मान लीजिए ये अभी एयर और वैक्यूम की बात हो रही है, अब बात ये आती है कि आप इसके अंदर कोई डालते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, इन प्लेट्स के बीच में डाल रहे हैं। तो जो पोलराइजेशन बनेगा, ये प्रोड्यूस होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड E0 द्वारा, वो कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से, देखिए मैं आपको इसको तरीके समझाता हूं कि इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो अपोजिट चार्ज है, जितने भी डायपोल बन रहे हैं, जो अंदर की बात कर रहा हूं, वो एक दूसरे को इफेक्ट वो करेंगे कैंसिल। जैसे ये प्लस माइनस को कैंसिल करेगा, ये प्लस इस माइनस को कैंसिल करेगा, ये प्लस इस माइनस को कैंसिल करेगा। तो अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, ये नेगेटिव वाला इस साइड वाला और ये पॉजिटिव वाला इस तरफ वाला, अंदर वाले सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट रिजल्टेंट अंदर का 0 होगा। ये सारे के सारे अपने आप इंड्यूस हो गए, इसलिए हम इनको इंड्यूस चार्ज कहते हैं या बाउंड्री चार्ज कहते हैं। ये जो माइनस वाला बना और ये प्लस वाला बना, ये बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री चार्ज कहते हैं, इसको पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं। तो जो चार्ज इंड्यूस हुआ सरफेस पे स्लैब के, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, जो बड़ा क्लोज है इन प्लेट्स के, वो हम कह रहे हैं कि देखिए नेगेटिव प्लेट के कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण। तो हमने कहा कि देखिए
नेगेटिव प्लेट के कारण माइनस सिग्मा, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो माइनस सिग्मा बी इंटू ए। बी इसलिए दिया कि बाउंडिंग, ये बाउंड चार्जेस कह रहे हैं। नेगेटिव प्लेट के पास जो करीब में आएंगे वो आएंगे सिग्मा बी इंटू ए। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है आपका, चार्ज होता है सिग्मा इंटू ए, इसीलिए हमने सिग्मा इंटू ए माइनस प्लस हमने चार्ज कह दिया, जहां पर सिग्मा बी और सिग्मा बी प्लस माइनस ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज है बाउंड चार्जेस की, जो कि इस जगह पे आ रहे हैं, ये जो कोने में जो आ रहे हैं सरफेसेस के पास। तो जो इंड्यूस चार्ज है वो डायपोल बना रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा पूरा और यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इन्होंने एक डायपोल बना दिया। डायपोल मोमेंट क्या होगा? सिग्मा, ये चार्ज हो गया सिग्मा इंटू ए और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डायपोल मोमेंट हो गया। डी इसमें थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक स्लैब की, और अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो ए इंटू डी, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो जो डायपोल मोमेंट बना, प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी उस पोलराइजेशन की, या इसको केवल पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। जो पोलराइजेशन होगा इसका मतलब जो डायपोल मोमेंट बना पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो पी टोटल अभी हमने निकाला, ए इंटू डी से डिवाइड कर दीजिए, आपका सिग्मा, ये आपका पोलराइजेशन हो गया। तो सिग्मा ही पोलराइजेशन होता है। तो जो मैग्नीट्यूड है पोलराइजेशन की, यही आपकी डाइलेक्ट्रिक होती है। वो किसके बराबर होती है? सरफेस डेंसिटी उन बाउंड चार्जेस की। तो सिग्मा बी के बराबर आ गया, जो इंड्यूस हुआ है सरफेस में जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई इस इंड्यूस चार्जेस के कारण, वो डायरेक्शन किसके अपोजिट है? एक्सटर्नल जो आपने E0 डाला था, E0 के अपोजिट है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अंदर आती है, उसको हम सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायलेक्ट्रिक के अंदर बनी वो कम है, क्योंकि सिग्मा बी से सिग्मा एफ से माइनस कर रहे हैं, वो कम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है उससे बनिस्बत। ये भी देखा गया है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी जगह आप अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो एप्सिलॉन नॉट 0 और XE लिख सकते हैं। XE इसमें कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं XE जो इसमें आ रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, और ये पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो डाइलेक्ट्रिक जो इसको ओबे करते हैं, जिसमें हमने कहा कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर डाइलेक्ट्रिक। तो अब इस इक्वेशन से क्या बना? अगर हम XE निकालना चाहें, इस इक्वेशन में देखिए, अगर XE निकालना चाहें तो P के साथ इन दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, P बाय एप्सिलॉन नॉट 0 और ये आ गया। अब अभी हमने देखा E0 शुरुआत में जब बात की थी तो सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन नॉट था, और पोलराइजेशन हम सिग्मा बी निकाल चुके थे। तो क्या करेंगे, जरा इस जगह पे जो E है हमारा, उस E0 हमारे पास है, आपके पास ये P इक्वल टू सिग्मा नॉट है, और E क्या था हमारा? आपको याद होगा हमने कहा था सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह हम सिग्मा एफ की जगह ये डाल दें और सिग्मा बी की जगह P डाल दें, P बाय एप्सिलॉन नॉट है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, हो सकता है कि आप P की जगह एप्सिलॉन नॉट 0 XE इंटू E डालना चाहें, वो यहाँ डाल दीजिए। तो रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर E0 ये जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचता है वो आपके पास ही आ जाएगा। तो इसमें ये जो चीज़ बनी ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी E डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, यानी एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन 0 1 प्लस XE। अब इसकी जगह हम एप्सिलॉन लिख देते हैं, जब हमने कह दिया कि एप्सिलॉन है तो इसकी जगह हम केवल एप्सिलॉन लिख देते हैं। तो E क्या आया? एप्सिलॉन नॉट 0 E0 बाय एप्सिलॉन 0। तो जो नीचे आया ना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R उस मीडियम की, और इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का K हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो हम कह रहे हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट E एप्सिलॉन R के बराबर होता है, ये K होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस XE बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका मतलब K हो जाएगा 1 प्लस XE। ये इक्वेशन रिलेशन बता रहा है दो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी XE और K के बीच में। इसका मतलब E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू E0 बाय K। E होता है E0 बाय K, यानी कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें डालेंगे तो केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा
वो केवल ऐसे चेंज होगा कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय के हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में फ्री स्पेस में E0 आप मान रहे हैं, तो जब डायलेक्ट्रिक इसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायलेक्ट्रिक की वो बन जाएगी 1/kth टाइम, जो वैल्यू होगी उसके फ्री स्पेस में। बस इतना आपको इसमें समझना है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जब इलेक्ट्रिक को हमने रखा प्लेट के बीच में इस तरीके से कैपेसिटर के, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो भी हमने देखा सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट था। सिग्मा एफ इसमें वैल्यू है सरफेस डेंसिटी की फ्री चार्जेस, और सिग्मा बी हमने कहा कि वैल्यू सरफेस डेंसिटी की इन बाउंड चार्जेस के कारण जो कॉर्नर में है। तो सिग्मा बी हमने कहा था कि पी है, तो ई क्या बन गया सिग्मा एफ माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को भी रीअरेंज करते हैं, ये इक्वेशन बनेगी। जो ये भी एक इक्वेशन बन गई आपकी। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की ये सेम है। इसका मतलब ये जो चीज आएगी इसको हम कहते हैं डायलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी। ये जो टर्म आया ना आपका, इसको हम डी कहेंगे, इसको कहेंगे डायलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी, जो किसके बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ये एक वेक्टर फील्ड है। अगर आप डिफिनेशन अगर आप देखें डी की, अगर यहाँ जो हमने दी, बहुत सारी इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगी बड़ा इजी हो जाएगी। और गॉस थ्योरम अगर हम इसमें लगाएं तो यहाँ पर आपने कहा गॉस, अगर हम गॉस एक सरफेस माने तो डी डॉट डी एस होगा क्यू के बराबर। क्यू आपका फ्री चार्ज है, जिसको इसमें हम बाउंड चार्ज मतलब ये वाले चार्ज इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जहाँ पर आप डायलेक्ट्रिक और जहाँ पर फ्री चार्ज की बात करेंगे डायलेक्ट्रिक की, वहाँ पर हम ई यूज नहीं करेंगे, वहाँ हम डी यूज करेंगे, राइट। मतलब ये चीज यूज करेंगे। कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक। अब कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक यानी जब एयर हवा या वैक्यूम होगा इस प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी आपके वैक्यूम की, ए आपका था एरिया हर एक प्लेट का, इस प्लेट का इस प्लेट का, डी इनके बीच में सेपरेशन था। यदि पूरा का पूरा रीजन इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इसमें डाल दिया जाए, यानी कि जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन, तो अगर आपको फॉर्मूला निकालना है मान लीजिए कैपेसिटेंस सी डैश का कि अब क्या हो जाएगा, क्योंकि अब आपने एयर वैक्यूम की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है, तो एप्सिलॉन के जगह हम एप्सिलॉन नॉट की जगह हमको एप्सिलॉन डालना पड़ेगा। तो सी डैश क्या बनेगा एप्सिलॉन ए बाई डी। इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो सी डैश बाय सी बनेगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये के बराबर होता है, यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी सी डैश जो आएगा, जो कैपेसिटेंस आएगा डायलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद, वो जो इनिशियल यानी कि एयर वैक्यूम का कैपेसिटेंस था उसके के मल्टीपल होगा। यानी कि जब आप मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन कैपेसिटर के बीच में डालेंगे तो बस ये के टाइम्स हो जाएगा, जो प्रीवियस कैपेसिटेंस था उसका के टाइम्स हो जाएगा। एक कैपेसिटर जिसमें 3 प्लेट है, इक्वल एरिया है उनका, जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये D1 है और D2 है, यानी कि एक कैपेसिटेंस ये होगा, एक कैपेसिटेंस ये होगा। डायलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी यहाँ पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इनके बीच में है, आपको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस इस पूरे सिस्टम का, और एक्सप्रेस भी करना है कैपेसिटेंस को K1 और K2 के टर्म्स में। तो 2 कैपेसिटर आपके यहाँ है, देखिए एक कैपेसिटर ये है, दूसरा आप इसी को यहाँ लेके मान लीजिए ये, तो एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। C1 आपका होगा एप्सिलॉन 1 a बाई D1, C2 होगा एप्सिलॉन 2 a बाई D2। एरिया दोनों का बराबर होता है, डिस्टेंस भी हमने D1 D2 ले लिया, एक बार एप्सिलॉन 1 एक बार एप्सिलॉन 2। यहाँ डाल दीजिए इस वाले में ये दोनों चीजें, 1/c आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, आपका c आ गया इस तरीके से। थोड़ा सा और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है K1 के बराबर, और इसी तरीके से जो एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 0 होता है वो K2 के बराबर। तो हम एप्सिलॉन 1 की जगह ये रख सकते हैं, इसकी जगह ये रख सकते हैं, इस तरह एप्सिलॉन 2 की जगह एप्सिलॉन नॉट K2 रख सकते हैं। इस जगह पे आप चाहें तो एप्सिलॉन 1 की जगह ये रख दीजिए, एप्सिलॉन 2 की जगह ये रख दीजिए। ये एक थोड़ी सी और एक और इक्वेशन आ जाएगी, थोड़ी सी इसको रिप्रेजेंट करती है क्या फाइनल कैपेसिटेंस होगा। तो ये एक और पार्ट हुआ हमारे डिस्कशन का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।